वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा हुआ आज का आपका ई कैट का टेस्ट। होपफुली वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने किप्स के प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन की थी उनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, बिकॉज आज जो ई कैट के टेस्ट पे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कहीं ना कहीं पे सॉल्व करवाए हुए थे। वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चंस आए हैं। आज हम इसकी डिस्कशन करने लगे हैं वो क्वेश्चन जो कि आज आपके ओरिजिनल ई कैट पेपर में आए हैं, ताकि आपको आइडिया होगा कि आपके क्वेश्चंस को कितने फीसद ठीक है और कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके आने वाले कल या परसों ई कैट के टेस्ट हैं, बिकॉज ये सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं और इस जैसे क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके आने वाले टेस्ट में आ सकते हैं। तो इस डिस्कशन को थॉरली देखिएगा, दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट इन योर स्ट्रेंथिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को जो कि आज ओरिजिनल ई कैट 2026 में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। Which problem occurs in bus topology when two workstation share data at same time? जी, तो रिकॉल करें स्टूडेंट्स, ये कहाँ से क्वेश्चन आया है। चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने क्या देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी कितनी तरह की होती है और उसमें क्या क्या उन टोपोलॉजीज के लेआउट्स प्लान्स हैं। तो ये क्वेश्चन बुक 1 चैप्टर 2 टोपोलॉजी से आया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसकी स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में से सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो बात की गई है कि कौन सा प्रॉब्लम अगर होगा किसके अंदर, बस टोपोलॉजी में, कब, जब दो वर्क स्टेशन एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसमिट करेंगे। ऑप्शंस आर टर्मिनेशन, डाटा टर्मिनेट हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, डेटा कोलिजन हो जाएगी, या डिनाइल ऑफ सर्विस का एरर आएगा। ये बहुत मेजर क्वेश्चन था और आपको जब बस टोपोलॉजी पढ़ाई गई थी तो आपको ये क्वेश्चन बताया गया था। अब इस क्वेश्चन को हम अगर डायग्राम से देखें, ये आपके सामने बस टोपोलॉजी है। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके सिंक से एक ही वायर होती है, एक ही कॉमन मीडियम है और उसी मीडियम के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो अटैच है। अब क्वेश्चन क्या है कि जब एट द सेम टाइम आपकी इस डिवाइस से भी डाटा सेंड कर दिया और आपकी इस डिवाइस से भी डाटा सेंड कर दिया, तो किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा जी। तो क्या कीवर्ड था, कोलिजन हो जाएगी। यस, डाटा आपस में कोलाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मीडियम एक है और मल्टीपल डिवाइसेस अटैच है। तो जब मल्टीपल डिवाइसेस अटैच होंगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कोलिजन की प्रॉब्लम आएगी। उस कोलिजन को रिजॉल्व फिर बाद में करते हैं मुख्तलिफ एल्गोरिथम को यूज़ करके, CSMA CD, CSMA CR, वो इसकी अलग एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन था कि कौन सी प्रॉब्लम अकर होगी, वो है आपका डाटा कोलिजन। टर्मिनेशन, डाटा जो है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा बल्कि कोलाइड कर जाएगा। व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट में आता है जब आपके पास प्रोसेसर के पास दो एप्लीकेशन है, अब वो प्रोसेसर एप्लीकेशन 1 और 2 एट द सेम टाइम जो है वो यूज़ कर रही है। अब उस एप्लीकेशन जो दोनों यूज़ कर रही है वो थर्ड किसी एप्लीकेशन को चाहिए उसका रिजल्ट, तो वो दोनों को रिलीज़ नहीं कर रहा। वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे उसको कहते हैं डेडलॉक अकर हो गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि जब आप किसी भी सर्वर को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करते हुए हैकर उस सर्विस को इतना बिजी कर देते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको क्या फील होता है कि सर्वर डाउन है और उनको डिनाइल ऑफ सर्विस का एरर वहाँ पे अकर होता है। बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब सेम वर्क स्टेशन डाटा करेंगे, आप ट्रैवल करवाएंगे सेम मीडियम के ऊपर, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दे विल फेस, डाटा कोलिजन का प्रॉब्लम वहाँ पे आएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और आपने यही क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आज आपके ओरिजिनल पेपर में आया है। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज डाटा कंप्रेशन, डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा इनकोडिंग? जी, रिकॉल करें स्टूडेंट्स, ये कहां से आया? आपका चैप्टर नंबर 2 अगेन नेटवर्क का चैप्टर है और उसका एक टॉपिक था आपका OSI मॉडल। अब वो OSI मॉडल लेयर्स का कॉन्सेप्ट है। ये 4 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन, नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर है जो डाटा की इनकोडिंग, डाटा की फॉर्मेट, डाटा की कंप्रेशन करती है? लेट्स वी सी द लेयर्स। लेयर को देखते हैं, 7 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। और डाटा आपका ट्रैवल करता है टॉप टू बॉटम। सबसे जो यूजर ओरिएंटेड लेयर है वो कौन सी लेयर है? वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर तो डाटा को सिर्फ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, एप्लीकेशन के साथ यूजर को कनेक्ट कर रही है। दैट इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज यहां पूछा हुआ है कंप्रेशन, फॉर्मेटिंग, इनकोडिंग कौन करता है। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर वो लेयर है जो डाटा की एंड टू एंड कनेक्टिविटी करती है और आपके डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये भी आंसर आपका सही नहीं है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, जो कि आपकी एप्लीकेशन लेयर के बाद है। तो डाटा प्रेजेंटेशन इज सेम एज डाटा को फॉर्मेट करना, डाटा को इनकोड करना, डाटा की इनको इंक्रिप्शन कर देना। इंक्रिप्शन क्या होती है? जब डाटा को आप रीडेबल से अनरीडेबल बना देते हैं तो डाटा इंक्रिप्ट हो जाता है, ताकि रास्ते में से डाटा कोई हैकर उसको चुरा ना सके। तो सेंडिंग एंड पे इनकोडिंग होती है, रिसीविंग एंड पे डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, इंक्रिप्शन करना, ये सारे काम किस लेयर के काम है? यस, प्रेजेंटेशन लेयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेटवर्क लेयर की अगर बात करें तो नेटवर्क लेयर क्या करती है? सबसे पहले आपके पैकेट्स बनाती है, डाटा को सेगमेंट से पैकेट्स में डिवाइड करती है और जितने भी आपके एड्रेसिंग है उनको हैंडल कर रही होती है नेटवर्क लेयर। होपफुली यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द लेयर्स। और इस लेयर में से क्वेश्चन वेरिएशन के साथ भी आ सकता है। कौन सी लेयर है जो कि एड्रेसिंग को डील करती है? तो क्या कहोगे आप? नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर है जहां पे डाटा बिट्स की फॉर्म में जाता है? तो क्या कहेंगे आप? फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर जो कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है? तो राइट ऑप्शन इज एप्लीकेशन लेयर। तो डाटा की वेरिएशन क्वेश्चन की आ सकती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो यू कैन सॉल्व इजीली दीज क्वेश्चंस। होपफुली यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूज सेंट्रल कम्युनिकेशन डिवाइस? कौन सी टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ऑपरेट हो रही है? बहुत इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया? नेटवर्क टोपोलॉजी से, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, अगेन बुक 1 का। तो वहां पे अगर हम देखें, जिस तमाम टोपोलॉजी को देखिए हम एक डायग्राम के थ्रू, पॉइंट टू पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस एंड मैश टोपोलॉजी। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि तमाम डिवाइसेस एक सिंगल वायर से अटैच होती हैं। यहां पे कोई आपका सेंट्रल डिवाइस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस टोपोलॉजी इज नॉट द राइट आंसर। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो रिंग टोपोलॉजी भी बस की तरह ही होती है। फर्क क्या है? यहां पे आपकी हॉरिजॉन्टली वो आपका मीडियम है, यहां पे वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो यहां पे भी कोई सेंट्रल डिवाइस उसको नहीं कर रही, जिसका मतलब रिंग टोपोलॉजी इज नॉट द राइट आंसर। मैश टोपोलॉजी जो कि इंटरनेट की टोपोलॉजी है, ये भी एक एमसीक्यू आ गया। इस तरह का एमसीक्यू भी आ सकता है कि मैश टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी जो इंटरनेट के टोपोलॉजी को यूज करती है, या इंटरनेट किस टोपोलॉजी को यूज करता है? तो व्हाट इज द राइट आंसर? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को देखें तो हर नोड का डायरेक्ट लिंक है और मल्टीपल पाथ का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पे कुछ सेंट्रल डिवाइस ऑपरेट नहीं कर रही। अब व्हाट वी हैव लेफ्ट विद दैट टर्म कॉल स्टार टोपोलॉजी। आपकी स्टार टोपोलॉजी को देखिए आप, तो ये सारे आपके नोड्स हैं और इन तमाम को ये सेंट्रल हब या स्विच है वो ऑपरेट कर रही होती है। सबसे सिक्योर टोपोलॉजी आपकी स्टार टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी जो रिलायबल है, मैश टोपोलॉजी। ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक्सपेंशन करना आसान है, नोड्स ऐड करना आसान है, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है। तो हर टोपोलॉजी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जरूर देखिएगा ताकि टोपोलॉजी में से किसी किस्म का भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाए। Hopefully you understand the concept, star topology. Next question, what is the value of x in this code? जी, 5 से 6 प्रोग्राम लाजमी आपके प्रोग्रामिंग के आते हैं। तो प्रोग्रामिंग अपनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें। हमने थॉरली आपको प्रोग्रामिंग का समझाया हुआ है, आपने उनको रिवाइज करें नोट्स को, खास तौर पे चैप्टर नंबर 11 और 12 जो बुक 2 के हैं, जहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, इफ एल्स है, जहाँ पे लूप्स हैं, तो वहाँ से प्रोग्रामिंग की आउटपुट जरूर पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है, वी हैव अ वेरिएबल्स कॉल आई में हमने 10 स्टोर करवा दिया। अब ये 2 स्टेटमेंट है जहां पे वर्किंग हो रही है और वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अगर आप देखें इस स्टेटमेंट को, यहां पे मैं लिखता हूं इंट आई इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल जिसको हमने 10 असाइन करवा दिया। साथ में यहां पे वेरिएबल की वैल्यूज लूँ तो आई में 10 है, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, आप भी साथ जरूर करें। इसको हम कहते हैं ड्राई रन करना उसको। इस लाइन को देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, एक और वेरिएबल लिया हमने जे, और उसमें हमने कह दिया आई प्लस प्लस साइन कर दिया। तो जे में हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की, बल्कि एक वेरिएबल को साइन कर दिया। तो जो वेरिएबल में वैल्यू है बेसिकली वही साइन होगा ना उसको। अब यहां अगर देखें तो ये क्या है? ये पोस्ट फिक्स्ड इंक्रीमेंट है। अब पोस्ट फिक्स्ड इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू तो ऐड होती है लेकिन ऑपरेशन के बाद होती है। तो दूसरा ऑपरेशन कौन सा है आपका? असाइनमेंट। इसका मतलब है जो आई में 10 पड़ा हुआ है वो कहां चला जाएगा? जे में। तो जे में क्या आ गया? 10, लेकिन बाद में आई में इंक्रीमेंट तो होना ही होना है 11। तो आई में क्या आ गया जी? 11।
तो i की वैल्यू इस टाइम क्या आ चुकी है, 11 हो चुकी है, और j की वैल्यू 10 हो चुकी है। 2 लाइन्स हमने एग्जीक्यूट कर ली। अब आते हैं थर्ड लाइन के ऊपर, k इज इक्वल टू प्लस प्लस j। जी, यहां पे j की वैल्यू आगे जाएगी, j की वैल्यू क्या है 10, और यहां देखें तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट हो रही है। प्री फिक्स का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट होगी, असाइनमेंट बाद में होगी। तो प्लस प्लस j से j की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। जब 11 हो गई तो फिर वो k को असाइन हो गई, इसका मतलब है k में भी क्या आ गया, 11 आ गया। तो तमाम लाइंस को जब हमने एग्जीक्यूट किया तो एट द एंड i में भी 11 है, j में भी 11 है, और k में भी 11 है। तो जब यहां प्रिंटिंग होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 11 11 एंड 11। एंड व्हाट इज द राइट आंसर, चार्ली। तो इन दिस वे आप लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करें ताकि आप अपने असल आउटपुट पे पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टोटल बिट लेंथ ऑफ IPv6? जी, IP वर्जन 6 में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज IP एड्रेस, और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है बुक 1 का, वहां से ड्रेसिंग स्कीम से क्वेश्चन आया है। अब IP एड्रेस क्या होता है? जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क से अटैच होते हैं उनकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनको एक एड्रेस साइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस, जो उसका लॉजिकल एड्रेस भी होता है, जो कि हर दफ़ा चेंज होता रहता है। हर दफ़ा जब आप होते हैं कनेक्ट नेटवर्क से तो आपको एक नया IP मिलता है, ओके, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। अब IP एड्रेस की दो आपकी टाइप्स आ चुके हैं, 2 वर्जन आ चुके हैं, IPv4, IP वर्जन 4 और IPv6। अब सबसे पहले आंसर देने से पहले हम इसकी ऑप्शंस को देखते हैं, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स और 128 बिट्स। अब IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि IPv4 का क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे आपको IPv6 का आया था। अब IPv4 क्या है, एक 32 बिट एड्रेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर IPv4 का बात कर रहा है तो स्ट्रेट अवे 32 बिट लेंथ होती है IP वर्जन 4 एड्रेस की। इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स होते हैं। हर ऑक्टेट 8 बिट से मिलकर बनता है, 8 + 8 + 8 + 8। दिस मीन्स टोटल आपकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी है IPv4 के अंदर, 32 बिट्स है। अब ये जो 32 बिट्स है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2 की पावर 32। इतने डिवाइसेस को IPv4 जो है वो एट द सेम टाइम IP एड्रेस असाइन कर सकता है। क्योंकि आपके नंबर ऑफ यूजर इंटरनेट के रोज बरोज बढ़ रहे हैं तो IPv4 इनसफिशिएंट है उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए। दैट्स वाई हम IPv4 से हमने स्विच किया IPv6 की तरफ, IP वर्जन 6 की तरफ। अब IPv6 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल IPv6 जो है 128 बिट नंबर होता है। अब 128 नंबर का मतलब क्या है, बात करें तो 2 की पावर 128, इतने कंप्यूटर्स को एट द सेम टाइम IPv6 हैंडल कर सकता है। इतने कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, यू कैन से इतनी डिवाइसेस को एट द सेम टाइम IP एड्रेस असाइन कर सकता है। तो फ्यूचर को देखते हुए IPv6 जो है आपके आने वाले 3-4 साल के लिए सफिशिएंट है, इतने कंप्यूटर्स को हैंडल कर सकता है IPv6। तो IPv6 में 128 बिट है, और उसके जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे 4 ग्रुप्स थे, यहाँ पे उसके 8 ग्रुप्स होते हैं, और 8 को जब हम मल्टीप्लाई प्लस करते जाएं और हर एक 16 बिट है, दिस मीन्स के वहाँ पे 16 को जब हम प्लस करेंगे तो वो वहाँ पे 128 बनेगा। अगर आप उसको देखें तो अगर 8 इसके 4 ग्रुप्स थे, इसके 8 ग्रुप्स हैं, 16 + 16 + 16 + 16 + 16 सो ऑन। तो जब आप 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ जाएंगी इसकी, 128। तो यही सवाल था आपका कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बिट्स इज यूज्ड इन IPv6। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 128 बिट्स। और IPv4 का पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, 32 बिट्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ IP और IP वर्जन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया इस दफा, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क यूजिंग सिमिलर प्रोटोकॉल, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क्स हैं और वो नेटवर्क जो हैं वो सारे के सारे से आपके सिमिलर नेटवर्क्स हैं, यानी कि एक लैन है दूसरा लैन है, यानी कि 2 लैन को आपस में मिलाना है तो आप कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ करेंगे। वी हैव 4 डिवाइसेस, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 बुक 1 का है नेटवर्क का, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर आपके पास राउटर है। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है,
जो सबसे बेसिक चीज आपको चाहिए आपके कंप्यूटर को किसी नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये लगा होगा मदरबोर्ड के अंदर तभी आप अपने सिस्टम को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज राउटर। राउटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, बिकॉज ये डाटा पैकेज को फॉरवर्ड करती है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करती है, और नेटवर्क्स के दरमियान जो राउट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना, पाथ को सेलेक्ट करना भी किसका काम है? राउटर का काम है। ब्रिज, ब्रिज क्या करता है? दो सेम नेटवर्क कनेक्ट करता है। एक तरफ एक बिल्डिंग में लैन बना हुआ है और एक और बिल्डिंग में लैन है, तो दो सेम नेटवर्क है और इनकी प्रोटोकॉल भी सेम है, तो इनको डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिज। एंड द लास्ट वन इज गेटवे। अब गेटवे में क्या होता है कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स है, एक लैन है और एक इंटरनेट है, वैन है, उनको जोड़ने के लिए हम गेटवे यूज करते हैं। अब क्वेश्चन को रिकॉल करें, क्वेश्चन क्या था कि सेम प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स हैं, तो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज कॉल्ड ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोबारा एक आउटपुट वाला प्रोग्राम आ गया सी लैंग्वेज का, इसको सॉल्व करते हैं। लाइन नंबर 1 में देखें तो यहां पे दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए और दोनों वेरिएबल्स की टाइप स्टूडेंट्स क्या है? करैक्टर टाइप है। इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, करैक्टर हो सकती है। इंटीजर होल नंबर स्टोर करते हैं, फ्लोट में डेसिमल पॉइंट वाले आते हैं, और करैक्टर डाटा टाइप जो है वो एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करती है। तो दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, यहां पे हमने उनको इनिशियलाइज कर दिया। करैक्टर 1 को हमने 8 से कर दिया और करैक्टर 2 को हमने 9 से कर दिया। और आपको पता है जब करैक्टर को इनिशियलाइज करना है तो आपने जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है उनको आपने सिंगल कोट्स में क्लोज करना है। तो ये 3 लाइन क्या कर रही हैं? वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रही हैं। नाउ द मेन प्रोसेसिंग लाइन इज दिस। यहां पे क्या हो रहा है? हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम सम है और उसकी टाइप इंटीजर है, और उसमें जो CH1 में आपकी वैल्यू है और CH2 में जो वैल्यू है उसको हम प्लस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों करैक्टर्स है ना, तो दो करैक्टर्स जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस परफॉर्म हो सकते हैं? यानी कि दो करैक्टर्स को मैं ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकते। तो यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? आप करते हैं 8 + 9 17, तो क्या आंसर आ गया? सम इज 17, जो कि गलत है। याद रखें करैक्टर्स ऐड नहीं होंगे, करैक्टर्स की आस्की ऐड होंगी। अच्छा, अब आस्की हम बताया था आपको कि 0 की आस्की क्या होती है? 48 होती है। सो ऑन 1 की 49 है, 2 की 40 आस्की है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 की 8 की कितनी? 56, और 9 की आस्की क्या है? 57। तो बजाय वो वैल्यूज ऐड हो उनकी आस्की ऐड होगी, करैक्टर कभी भी ऐड नहीं होंगे, उनकी आस्की ऐड होगी। तो यहां पे CH1 में क्या आ जाएगा? CH1 में 8 है, 8 की आस्की 56 है, और CH2 में 9 है, उसकी आस्की 57 है। तो जब 56 और 57 ऐड होंगे तो हमारे पास 113 आंसर आ जाएगा, जो कि सम में स्टोर हो जाएगा। और जब उसको हम आउटपुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सम इज इक्वल टू 113। बीटा इज द राइट आंसर। होपफुली यू गॉट ऑल द स्टेप्स के आपने कैसे अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करना है। हर लाइन में वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी और फिर वो आगे वही वैल्यू फॉरवर्ड होगी। तो इस तरीके से आप उसके आउटपुट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायरस इज रिटन इन विजुअल बेसिक लैंग्वेज? VB के अंदर कौन सा वायरस बनाया गया? उसकी ऑप्शंस क्या हैं? बूट सेक्टर वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस, लॉजिक बॉम्ब वायरस, रेड लॉफ वायरस। आपकी बुक 1 का चैप्टर नंबर 6 है वायरसेस का, सिक्योरिटी का, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और टाइप्स ऑफ वायरस क्वेश्चन लाजमी आता होता है, इस दफा भी आया और बहुत आसान ये क्वेश्चन था। बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस जो कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्टअप पे ही आपके कंप्यूटर में आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका डीपली बताऊं कि सेक्टर क्या होता है। हमारी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत से ट्रैक्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। उन ट्रैक्स के आगे फर्दर क्या होते हैं? बहुत से पार्ट्स होते हैं, और इन पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड सेक्टर। ये जो सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये आपके ट्रैक है। ये आपको मैं अपनी जो हार्ड डिस्क है उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, और ट्रैक्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हें सेक्टर कहते हैं। अब उसमें से एक सेक्टर ऐसा होगा जिसको हम क्या कहेंगे? बूट सेक्टर। बूट सेक्टर कौन सा होगा? वो सेक्टर स्टूडेंट्स जहां से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन पढ़ के, डाटा पढ़ के स्टार्ट होगा। फर्स्ट करें वो सेक्टर जहां से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ये हमारा क्या है? ये बूट सेक्टर है।
तो अगर आपके इस सेक्टर में ही कोई वायरस आ जाए तो दिस मीन्स के कंप्यूटर स्टार्ट होते ही वायरस की लपेट में आ जाएगा। तो सबसे डेंजरस वायरस कौन सा होता है? बूट सेक्टर वायरस होता है। देन उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स वायरस। ऐसे वायरसेस जो कि आपकी पार्टीशन को, आपकी ऑफिस की फाइल्स को डिलीट करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। लॉजिक बॉम्ब वायरस, ऐसे वायरस जो कि आपके स्पेसिफिक डेट और टाइम पे ट्रिगर होते हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट पे ट्रिगर होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम लॉजिक बॉम्ब वायरस। तो ये तीनों ऑप्शंस आपकी क्या है? इररेलेवेंट है। व्हाट वी हैव लेफ्ट? वी आर लेफ्ट विद रेड लॉफ वायरस। रेड लॉफ वायरस वो वायरस है जिनके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक वायरस। पोली मीन्स एक से ज्यादा, मैनी, एंड मॉर्फिक मीन फॉर्म्स। दिस मीन्स के ये वो वायरस हैं जो अपनी फॉर्म्स को, अपने बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। दैट्स व्हाई वी कॉल देम रेड लॉफ और पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब ये वो वायरस है जिनके लिए हमने वीबी स्क्रिप्टिंग को यूज किया और उसके थ्रू इन वायरसेस को डेवलप किया गया। तो डेल्टा रेड लॉफ वायरस इज द राइट आंसर। होपफुली आपको सारे वायरस की टाइप्स भी अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन, कौन सा वायरस है जो कि स्पेसिफिक डेट और टाइम पे आता है, तो क्या कहेंगे आप? लॉजिक बॉम्ब वायरस। वो वायरस जो कंप्यूटर के स्टार्टअप पे आ जाता है वो कौन सा? आपका बूट सेक्टर वायरस। सबसे डेंजरस वायरस कौन सा? तो क्या कहेंगे आप? बूट सेक्टर वायरस। तो दीज आर सम वेरिएशन जो कि इन डेटा आपकी टाइप्स ऑफ वायरसेस में से आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट कंबाइन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद हेडर फाइल्स। जी, सी लैंग्वेज को रिकॉल करें। सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 1 है आपका, जिसमें आप सी का बेसिक बताइए बुक 2 का। अब वहां पे वो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन सा होता है? जो कि आपका मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी आपकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है? .obj। अब क्वेश्चन क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को कंबाइन करेंगे हेडर फाइल से। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? जहां पे आपकी लाइब्रेरी फाइल्स पड़ी होती हैं, जैसे आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, वहां आपके स्कैन एफ, प्रिंट एफ फंक्शन पड़े हुए हैं। कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जहां गेट कैरेक्टर विद एको पड़ा हुआ है। तो हेडर फाइल आर दोज फाइल विच कंटेन लाइब्रेरी फाइल, विच कंटेन बिल्ट इन फंक्शंस, जो बने बनाए फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर। तो कौन सा इसमें से प्रोग्राम है जो कि आपके ऑब्जेक्ट कोड को आपकी हेडर फाइल से कनेक्ट करेगा? ऑप्शंस आर लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब ये सारे होते क्या हैं? इनको वन बाय वन अगर देखें इस डायग्राम से, हमारे पास सोर्स कोड था, आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। वो कंपाइल हुआ, कंपाइल का मतलब है कि वो कन्वर्ट हो गया आपका मशीन कोड में, फिर उसको असेंबल किया गया, असेंबल करने के बाद इकट्ठा किया गया और फिर आपने उसको लिंकर से लिंक किया। अब लिंकर क्या करेगा? लिंकर आपका ऑब्जेक्ट कोड उठाएगा और उसको लिंक अप कर देगा किसके साथ? हेडर फाइल्स के साथ। और क्या क्रिएट करेगा? ये भी सवाल आ सकता है, लिंकर क्या क्रिएट करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, .exe फाइल। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोग्राम है जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हेडर फाइल से कनेक्ट करेगा? व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज कॉल्ड लिंकर। लोडर क्या करता है? प्रोग्राम मेमोरी में पहले से पड़ा हुआ है, उसको सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको मेन मेमोरी में लेके आएगा रैम में। कौन? आपका लोडर। कंपाइलर उसको उसमें ऑब्जेक्ट कोड में या उसको मशीन कोड में सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा। और इंटरप्रेटर क्या? लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करेगा आपकी मशीन कोड के अंदर। लेकिन लिंकर वो प्रोग्राम है जो कि आपके सोर्स कोड को और आपके ऑब्जेक्ट कोड को और आपकी हेडर फाइल्स को कनेक्ट करके एक्जी फाइल बनाएगा, जिसको हम फिर बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। और एक्सटेंशन क्या होती है उसकी? .exe। तो एक सवाल में मैंने आपको मल्टीपल वेरिएशंस भी डिस्कस कर दी कि सवाल कैसे कैसे आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है? लिंकर की आउटपुट बताएं, क्या बनाएंगे? एग्जीक्यूटेबल फाइल। आप एक कंपाइलर की आउटपुट क्या है? ऑब्जेक्ट फाइल आपकी। लोडर क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी में बड़े प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है। तो दीज आर सम वेरिएशन। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका होपफुली आपके आने वाले टेस्ट में आ सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर रिलेटेड टू। जी, MS वर्ड बुक 1 चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग, वहां से सवाल आया है। अब ये सवाल है क्या कि वर्ड के अंदर ये दो लेआउट्स हैं किसी भी आपके डॉक्यूमेंट के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते क्या हैं? ये पेज साइज को रेफर करते हैं, पेज फॉर्मेटिंग को, ओरिएंटेशन को या लेआउट को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके है क्या? ये आप जब आपका कोई भी पेज
हाइट वाइज आप लिखोगे उसको, उसके कहते हैं ये पोर्ट्रेट उसकी ओरिएंटेशन है, और जब उसको विड्थ वाइज लिखोगे वो लैंडस्केप है। आमतौर पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं 90% कौन से होते हैं, पोर्ट्रेट स्टाइल में होते हैं, लंबाई के रुख होते हैं, हाइट वाइज होते हैं। और जो आपके लैंडस्केप हैं वो आपके चौड़ाई वाइज होंगे। आपने डेट शीट प्रिंट करनी है, आपने टेबल्स बनाने जहाँ पे आपको पेज की विड्थ ज़्यादा रिक्वायर है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आप लैंडस्केप यूज़ करोगे। तो ये आपकी दोनों जो वर्ड हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये किस टर्म को डिनोट करते हैं? पेज साइज? नो, दैट इज नॉट द राइट आंसर। पेज फॉर्मेटिंग? नो। पेज ओरिएंटेशन, इसे कहते हैं कि ये हमारे पेज की ओरिएंटेशन है, उसकी डायरेक्शन है। अगर आपकी डायरेक्शन वर्टिकली है पेज की तो पोर्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टली है तो वो क्या है, लैंडस्केप। दैट इज द राइट आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रोग्राम। बार बार प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करें, और बहुत इजी है प्रोग्राम्स, नॉट दैट डिफिकल्ट। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, उसको एग्जीक्यूट करें, और एट द एंड यू विल गेट द आउटपुट। अब इसको देखते हैं, बहुत इजी प्रोग्राम है, सिंपल 2 लाइन्स का प्रोग्राम आया ये वाला। ये है क्या, एक वेरिएबल उसमें आपने x 5x में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे जब प्रिंटिंग हो रही है तो वो आपकी प्रिंटिंग में 2 तरह से वो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जो प्रिंटिंग है वो है आपकी प्रीफिक्स प्रिंटिंग, x की वैल्यू, और यहाँ पे x के बाद प्लस प्लस है, ये आपकी पोस्ट फिक्स प्रिंटिंग है। प्लस प्लस एक आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो आपकी x की वैल्यू में एक एडिशन कर देता है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी टेक्निक आप यूज़ करें। वो टेक्निक क्या है, वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको किप्स के प्लेटफॉर्म से। वो क्या है कि जब एक टेक्निक है कि जब आपकी प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल प्रिंटिंग्स आएंगी, यानी कि एक से ज़्यादा प्रिंटिंग आएगी। जैसे कि ये देखें 2 प्रिंटिंग आ रही है तो मल्टीपल प्रिंटिंग आ रही है। और एक और कंडीशन है, वो सारी प्रिंटिंग एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। व्हाट डज दैट मीन? यहां से जो वैल्यू आएगी वो आगे कैरी करेगी, इसका मतलब है ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। तो 2 कंडीशन बताई मैंने आपको स्टूडेंट्स। क्या? अगर मल्टीपल प्रिंटिंग है प्रिंट स्टेटमेंट में और वो डिपेंडेंट है तो याद रखिएगा बेटा, वो लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। यानी कि पहले ये प्रिंट होगा ये वाली वैल्यू। चलते हैं, x प्लस प्लस, x में 5 है, ये पोस्ट फिक्स है, तो 5 6 होके प्रिंट होगा या 6 होने से पहले प्रिंट होगा, पोस्ट फिक्स है, इंक्रीमेंट बाद में है। इसका मतलब है ये क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होने इंक्रीमेंट होने से पहले वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 5। लेकिन बाद में जब प्रिंट हो जाएगी तो यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब ये राइट टू लेफ्ट जाना है, 6 किसको मिलेगी, इस x को वैल्यू मिलेगी, और यहां पे वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, प्रीफिक्स फॉर्म में। प्रीफिक्स में क्या होता है, इंक्रीमेंट पहले होती है, प्रिंटिंग बाद में होती है। तो ये 6 जो इसको मिला वो उसको पहले 7 बनाएगा और फिर वो 7 को यहां पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अल्फा 7 एंड 5। क्वेश्चन 2 लाइंस का था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ एक ट्रिक था। वो ट्रिक क्या था कि डिपेंडेंट थे और मल्टीपल प्रोसेसिंग थी। तो अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये क्या होना था, राइट टू लेफ्ट होना था। होपफुली यू गॉट द पॉइंट ऑफ दिस ट्रिक जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंटिंग ऐसी हो तो फिर हमने राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग डबल डाटा टाइप। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप बेसिकली आपको बताती हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो मेमोरी में कितनी जगह लेगी। इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर, हर एक की अपनी कैपेसिटी है। अब ये क्वेश्चन आपका डाटा टाइप चैप्टर नंबर 9 बुक 2 से आया। अब आपके सामने मैं एक टेबल बता रहा हूं जो कि टेबल को आपने नोट करना है, क्योंकि इस तरह के सवाल और भी आ सकते हैं, किसी और टाइप की भी कैपेसिटी पूछ सकता है। वो टेबल है ये, करैक्टर टाइप 1 बाइट लेगी मेमोरी में, इंटीजर टाइप 2 बाइट लेगी, फ्लोट जिसमें वैल्यू होती हैं पॉइंट वाली वो कितनी लेंगी, 4 बाइट लेंगी, डबल वो लेगी आपकी 8 बाइट, और लॉन्ग डबल सबसे बड़ी डाटा टाइप वो मेमोरी में कितनी स्पेस करेगी ऑक्यूपाई, 10 बाइट्स। तो अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको कोई भी टाइप की कैपेसिटी पूछी जाए तो आप उसका दे सकते हैं आंसर। जैसे यहाँ पे सवाल किया था लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल के लिए व्हाट इज द राइट आंसर, 10 बाइट्स। तो हमने इस डिस्कस कर लिया एमसीक्यू को भी, और इस एमसीक्यू की जो वेरिएशन आ सकती है वो भी डिस्कस कर लिया आप लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका क्वेश्चन आ गया एक प्रोग्राम का, और इफ स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि आपकी जो बुक 2 है, चैप्टर नंबर 11 है आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर, वहां से प्रोग्राम ये आया आपका। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पे वाइल लूप यूज हो रही है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। फर्स्ट लाइन में अगर देखें तो एक वेरिएबल में हमने 1 स्टोर कर लिया। दिस इज द मेन लाइन जहां पे कंडीशन है। अब वाइल लूप क्या करती है, वाइल लूप आपकी प्री कंडीशन स्टेटमेंट होती है, जिसमें कंडीशन पहले होती है और बॉडी बाद में एग्जीक्यूट होती है। और वाइल का रिवर्स क्या होती है, डू वाइल, जिसको हम पोस्ट कंडीशन भी लूप कहते हैं, जहां पे कंडीशन बाद में होती है। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन पे फोकस करें। एक्स पे 1 है, कंडीशन है 1 इज लेस देन 9। जी स्टूडेंट्स, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करते हैं हम उसकी बॉडी में आ जाते हैं। ये ब्रैकेट्स क्या डिनोट कर दिए, ये पूरी वाइल की बॉडी है, ये सारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एक्स प्लस प्लस एक्स 1 था, एक्स प्लस प्लस एक्स क्या हो गया 2। अब वाइल के अंदर इंटरेस्टिंगली एक और इफ लगी हुई है, एक और कंडीशन लगी हुई है। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो वो क्या है, एक्स मॉडुलस 2। ये मॉडुलस क्या है, रिमाइंडर बताता है, आपके वैल्यू को 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर बताएगा। तो x में क्या था स्टूडेंट 2, अब 2 को हम 2 पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। दिस मीन्स के कंडीशन में हमने कहा था 1 के बराबर है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बॉडी में नहीं आएंगे, यहां से हम दोबारा आपके कहां चले जाएंगे, बॉडी के स्टार्ट में कंडीशन में। अब x में 2 हो चुका है, यहां से याद रखिएगा। अब देखें 2 इज लेस देन 9, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। बॉडी में आए, x प्लस प्लस विल मेक इट 3। अब यहां पे 3 आएगा। अब 3 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है जी, रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहां कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो x की वैल्यू को प्रिंट कर दे। तो x में स्टूडेंट्स क्या पढ़ा हुआ था, पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, 3 होगी। अब ये लूप चलती जाएगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। दोबारा आए, अब अगर देखें तो क्या है, 3 इज लेस देन 9, कंडीशन स्टिल क्या है, ट्रू है। हम दोबारा बॉडी में आए, ये 4 हो जाएगी, 4 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट नहीं होगा। दोबारा बॉडी में जाएंगे, अब 4 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू, बॉडी में आए, इट विल बिकम 5। 5 को 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचता है 1, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या प्रिंट होगा, दूसरी वैल्यू 5। 6 प्रिंट होगा, नहीं, रिमाइंडर 0 बचेगा। 7, यस, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 7। 8 नहीं, अगली वैल्यू क्या प्रिंट होगी 9। तो इस तरह आपकी 3 से लेके 9 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। एंड इज द राइट आंसर क्या है उसका, बीटा 3 5 7 9। तो ये लूप को आपने अच्छे तरीके से करना है, लूप की स्टार्टिंग चीज देखनी है और उसकी कंडीशन देखनी है। जब तक कंडीशन ट्रू है हम बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में एक और कंडीशन इफ स्टेटमेंट आ गई, उसको भी साथ साथ हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज स्टार्ट स्टॉप बिट फॉर डाटा कम्युनिकेशन। जी, स्टार्ट स्टॉप बिट कौन सी ट्रांसमिशन यूज करती है, वी हैव 4 ऑप्शन, सीरियल ट्रांसमिशन, बिट बाय बिट, पैरेलल ट्रांसमिशन, मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो किसको हम स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 3 है बुक 1 का डाटा कम्युनिकेशन का टॉपिक। अब अगर आप इसको देखें तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में देखें तो सीरियल ट्रांसमिशन, दैट इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि उसमें बिट बाय बिट होता है, स्टार्ट स्टॉप बिट का नहीं है। पैरेलल में मल्टीपल बिट्स होती हैं। अब सीरियल को मजीद हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक सिंक्रोनस और दूसरी कौन सी है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अब अगर हम एसिंक्रोनस को देखें तो यहां पे पूरा करैक्टर जा रहा है, और करैक्टर से पहले और एंड में हम क्या भेज रहे हैं, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। इसका मतलब है स्टार्ट और स्टॉप बिट कहां यूज होती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, जहां पे आपका डाटा जाता है करैक्टर बाय करैक्टर फॉर्म में। यह भी एमसीक्यू आ सकता है, करैक्टर बाय करैक्टर कौन से ट्रांसमिशन यूज करती है, तो क्या कहेंगे आप, एसिंक्रोनस मोड। सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस के अंदर आपका पूरा ब्लॉक जाता है, और इसमें एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बिट हम यूज़ नहीं करते। स्टार्ट स्टॉप बिट हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि आपके जो सेंडर और रिसीवर हैं वो सिंक्रोनाइज हो सके, वो रेडी हो सके कि डाटा उनको रिसीव होने वाला है। तो ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क इन विच एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, वो क्लाइंट भी होगा एज वेल एज सर्वर भी होगा, यानी उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होगी कि ये क्लाइंट है और वो सेंट्रल डिवाइस सर्वर से जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर अपने वो क्लाइंट भी बिहेव करवाएगा और सर्वर भी बिहेव करवाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर जो 2 है नेटवर्क्स, वहां से क्वेश्चन आया। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर में तो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, एक सर्वर होता है, दैट इज नॉट द राइट आंसर। पीयर टू पीयर नेटवर्क, अब क्लाइंट सर्वर में क्या है कि आपका ये इंटरनेट सर्वर है और ये क्लाइंट्स है, वो सारे के सारे इस सेंट्रल डिवाइस के सर्वर के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम को हमने सर्वर लेबल कर दिया, बाकी क्लाइंट्स कर दिए, तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर की। पीयर टू पीयर में क्या होता है, यहाँ पे कोई आप देखिए कोई सेंट्रल डिवाइस है यहाँ पे नहीं, हर कंप्यूटर अपने आप को एज ए क्लाइंट भी बिहेव करवा रहा है और एज ए सर्वर भी बिहेव करवा रहा है, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। और हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, जो कि आपके क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर का कॉम्बिनेशन होता है। और स्टार नेटवर्क जो है दैट इज आल्सो अ नेटवर्क जहां पे आपका सर्वर इन्वॉल्व होता है स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, पीयर टू पीयर नेटवर्क, जहां पे तमाम सिस्टम क्लाइंट और सर्वर दोनों बिहेव कर रहे होते हैं, बिकॉज ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पीयर टू पीयर भी कहते हैं या P2P नेटवर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट अगेन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, उसकी आउटपुट देखते हैं। इस लाइन के अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए और A को इनिशियलाइज कर दिया, हमने B को इनिशियलाइज कर दिया 5 के साथ, A को इनिशियलाइज नहीं करवाया। A को इनिशियलाइज कब करवाया, जब हमारी लूप स्टार्ट हुई। A को कह दिया हमने 1, तो A में 1 है और B में रिमेंबर दैट 5 है। अब फॉर लूप लगी हुई है यहाँ पे। अब फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 3, ट्रू। जब ट्रू होगी तो बॉडी में आएंगे, हम यहां नहीं जाएंगे, बॉडी से बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आते हैं, ये इसका सीक्वेंस होता है। अच्छा जी, अब ए में क्या था, ए में 1 था और बी में क्या था, बी में 5 था, तो पहली प्रिंटिंग क्या आ गई 1 5। उसके बाद हम यहां से कहे A++, ए अब क्या हो गया जी, ए अब 2 हो गया। दोबारा चेक हुई बॉडी कंडीशन, 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है। दोबारा बॉडी में आए, अब ए में 2 है और बी में चेंज नहीं आ रहा, बी में 5 होगा। उसके बाद ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 3, 3 इक्वल टू 3, दोनों कंडीशन चेक होंगी, इक्वल वाली ट्रू है ना, दरमियान में और है, तो ये ट्रू हो गई, ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 और 5, 5 रिमेन स्टेबल और 1 2 3 इस लूप से इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, जो कि इस तरह की लुक आ रही है, वो है बीटा 1 5 2 5 और 3 5, दैट इज द राइट आंसर। Which type casting is automatically performed by the C++ compiler? First of all, you have to understand what is type casting. अब type casting क्या होती है, आपके पास वैल्यू एक तरह की है, आपने उस वैल्यू को चेंज करना है किसी और टाइप में, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। मिसाल के तौर पर आपके पास वैल्यू है फ्लोट 5.3, ये फ्लोट वैल्यू है, आपने क्या किया, आपने उसको टाइप कास्ट कर दिया किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो ये वैल्यू फ्लोट थी, ये वैल्यू इंटीजर है टाइप, तो एक टाइप को दूसरी टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग 2 तरह की है, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, ऐसी टाइप कास्टिंग जो कि आपका कंपाइलर आपसे पूछे बगैर वैल्यूज को देखते हुए ऑटोमेटिकली कर देता है, आपको नहीं करना पड़ता। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन सी होती है, जो यूजर खुद करता है। अब यहां देखिए, मैंने यहां पे वैल्यू खुद लिखी है, एक वैल्यू को मैंने खुद इंट से टाइप कास्ट किया है, तो इसे कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ग्लोबल टाइप कास्टिंग का कीवर्ड यूज नहीं होता, लोकल टाइप कास्टिंग भी, ये 2 तरह की टाइप कास्टिंग है। अब सवाल है कि वो कौन सी जो कि कंपाइलर खुद ब खुद करता है, तो ऑब्वियस इसके आंसर क्या है आपका, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आज आया इसके अंदर, ECAT के क्वेश्चन 2026 के पेपर में, इसको रन करते हैं। यहां पे देखें 3 वेरिएबल हैं, A में 30 है, B में 50 है, C में 95 है। इस कंडीशन को देखें गौर से, B की वैल्यू को A से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो बॉडी में हम आएंगे, वरना हम एल्स में आ जाएंगे। अच्छा जी, B में क्या है 50, 50 को डिवाइड किया A की वैल्यू से, क्या आ गया 30। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखें कि रिमाइंडर क्या बचता है, 20 बचता है, और हमने क्या किया, इक्वल टू 0। इसका मतलब है कंडीशन यहां पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इफ़ की बॉडी में नहीं आएंगे, हम कहाँ आएंगे, एल्स की बॉडी में। और एल्स की बॉडी में यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके तो ये इफ एल्स की वर्किंग है, इसको टू वे डिसीजन भी कहते हैं। इफ का पाथ अलहदा होता है कंडीशन ट्रू होने पे और एल्स का पाथ अलहदा होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, नो रिजल्ट, ये उसकी आउटपुट आएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्राइमरी की। जी चैप्टर नंबर 2 डेटाबेस का टाइप्स ऑफ कीज को देखते हैं। प्राइमरी की शर्त क्या है, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं हो सकती। तो यहां पे कौन सा एट्रीब्यूट या कॉलम है जो कि रिपीट हो सकता है, दिस मीन्स कि वो आपकी प्राइमरी की नहीं बन सकता। स्टूडेंट आईडी ये भी यूनिक है, ये भी प्राइमरी की बन सकता है। CNIC हर स्टूडेंट का INC सेम हो, डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, ये भी आपकी प्राइमरी की बन सकती है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी की बन सकती है। नाउ वी आर लेफ्ट विद स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट का नेम, एक नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं ना, अली नाम के 2 स्टूडेंट क्लास के अंदर, इसका मतलब है कि स्टूडेंट नेम वो एट्रीब्यूट है जिसको हम प्राइमरी की कंसीडर नहीं करेंगे। दैट इज नॉट अ गुड प्राइमरी की, स्टूडेंट नेम। जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ERD मॉडल, डेटाबेस से एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जहां पे एंटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। एंटिटी क्या होती है, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। हर वो चीज जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आप टेबल में स्टोर कर सकते हैं, वो एक एंटिटी है। अगर आप एडमिशन सिस्टम बना रहे हैं तो एडमिशन सिस्टम में स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, एक टेबल स्टूडेंट का बनेगा, कोर्स भी एंटिटी है, टीचर भी एंटिटी है। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसको आप टेबल में स्टोर कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट, वो एक आपकी एंटिटी होती है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो डायग्राम जिसमें आप एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, उसकी बात हो रही है। और उसके लिए रिलेशनशिप के लिए ERD में कौन सी सिंबल यूज होती है, सर्कल सिंबल, डायमंड सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल या ओवल सिंबल। अगर आप इन सिंबल को देखें तो एंटिटीज के लिए हम एक स्क्वायर यूज करते हैं, रिलेशनशिप के लिए कौन सी यूज हो रही है, डायमंड सिंबल यूज हो रही है, ओवल या सर्कल एट्रीब्यूट फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस तरीके से आपकी ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, और ये दरमियान में जो डायमंड सिंबल है ये क्या है, ये उनका रिलेशनशिप है, 1 to 1, 1 to many, many to many। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो आपकी रिलेशनशिप के लिए ERD डायग्राम में कौन सी सिंबल है, दैट इज डायमंड सिंबल। होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट ऑफ ERD। नेक्स्ट बात करते हैं जी, इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि नॉन वोलाटाइल है। बहुत इजी क्वेश्चन ये आया आज के ECAT के टेस्ट के अंदर कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, जो कि परमानेंट मेमोरी है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में पावर जाने के बाद भी रहती है। तो कौन सी नॉन वोलाटाइल है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है। कैशे मेमोरी टेम्पोरेरी मेमोरी होती है प्रोसेसर की। SRAM रैम की ही टाइप है, तो ये भी आपकी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है। ROM रीड ओनली मेमोरी, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी कि ROM क्या होती है, आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, मींस कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक और आपका प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वाइल लूप है और आपका ये चैप्टर नंबर 12 है आपकी बुक 2 का, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। x = 0 और यहाँ पे देखें उसकी जो एंड कंडीशन है वो क्या है, 4। अब इसको बारी बारी अगर देखिए हम, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो क्या कंप्यूटर साइंस 1 टाइम प्रिंट हो गया। फिर x प्लस प्लस से x क्या हो गया, 2। दोबारा बॉडी में गए, कंडीशन में गए, अब सॉरी 0 था, 0 के बाद क्या हुआ, 0 के बाद वो 1 हो गया। अब दोबारा उसमें गए, 1 x प्लस प्लस से क्या होगा, ये 2 हो गया। 0 से 1 हुआ, अब 1 इज लेस देन 4। जब 1 स्टार्ट करते हैं शुरू से, सबसे पहले देखिए अगर उसमें 0 है तो 0 इज लेस देन 4, दिस मीन्स कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो कंप्यूटर साइंस 1 टाइम प्रिंट हो गया। अब x प्लस प्लस से x 1 हो गया, यहां से दोबारा हम कंडीशन में गए, दोबारा चेक की कंडीशन 1 इज लेस देन 4, ये भी ट्रू है। दोबारा कंप्यूटर साइंस 2 टाइम प्रिंट हो गया। x प्लस प्लस से x क्या हो गया, अब 2 हो गया। दोबारा बॉडी में उस पर कंडीशन में गए, 2 इज लेस देन 4, ट्रू। थर्ड टाइम कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। अब x क्या हो गया, 3 हो गया। और जब कंडीशन दोबारा चेक हुई, 3 इज लेस देन 4, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो 4 टाइम भी कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया।
अब x क्या हो गया, 4 हो गया। दोबारा गए, यहाँ पे 4 इज लेस देन 4, ये तो फॉल्स है, लेकिन साथ देखें इक्वल भी है, 4 इज इक्वल टू 4, ये क्या है, ट्रू। अब इनके दरमियान में क्या होता है, दो कंडीशन के दरमियान में और होता है, हम क्या पढ़ते हैं उसको, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, तो इक्वल वाली ट्रू है, इसका मतलब है ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और पांचवी दफा भी कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। अब जब x क्या होगा, 5 होगा, हम दोबारा लूप में जाएंगे तो 5 इज लेस देन 4, ये भी फॉल्स हो गया, और 5 इज इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स हो गया। कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, हम बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस कितनी दफा प्रिंट हुआ है, यस 5 टाइम कंप्यूटर साइंस जो है वो इसकी आउटपुट आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपने उसकी देखना होता है, उसका फ्लो देखना होता है कैसे चल रहा है, और आपको अंदाजा हो जाता है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो ये वो क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो कि आज आपके ओरिजिनल ECAT 2026 के पेपर्स में आएंगे। आपको अंदाजा हुआ होगा कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से ठीक हैं और वो क्यों ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसी क्वेश्चंस को आप, ये क्वेश्चन आपके कल को जो आपके आने वाले दिन है, डे 3, डे 4, डे 5, उसमें भी ये रिपीट हो सकते हैं, या इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को, इन डिस्कशंस को थॉरली देखना है, और आपकी मजीद ये जो आपकी प्रिपरेशन है इन्हांस होगी, बेहतर होगी, और आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। होपफुली यू विल सी ऑल द रिकॉर्डिंग, इसको देखेंगे आप और आप अपने कॉन्सेप्ट को मजीद आप इन्हांस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।